हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करते हैं स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स कि हमारी बॉडी में जो है कार्ब्स का स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो स्टोरेज में क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी मच ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन विच कैन बी स्टोर्ड अप टू 2000 कैलोरीज। अ हेल्दी एडल्ट कैन हैव अबाउट 400 ग्राम ऑफ मसल्स ग्लाइकोजन। तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है स्टोर होता है, तो हमें जैसे कि पता है कि वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज डायरेक्टली हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में अप टू 2000 कैलोरीज तक जो है स्टोर हो सकता है। और एक जो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट होता है वो अपनी मसल्स में 400 ग्राम जो है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को क्या है स्टोर कर सकता है। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स। Glucose metabolism occurs inside various cells and involves series of biochemical reactions which are held by enzymatic action। तो वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, तो वो बहुत सारे सेल्स से जो है किया जाता है। मतलब उसमें ना बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे सेल्स में जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि है ना बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, मतलब जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उनके जो है बहुत सारी जो सीरीज़ हैं, बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं वो हो रही होती हैं। और ये रिएक्शंस किसकी हेल्प से होती हैं, बहुत सारी जो एंजाइम्स हैं वो एक्शन में आती हैं, तब जाके जो है ये रिएक्शंस होती हैं। तो अब जो है ये रिएक्शन होती है, जब ये प्रोसेस होता है तो दो पाथवे हमारे वर्क करते हैं, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, कि जितना भी जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है उसको स्टोर करने के लिए लीवर में और मसल्स में, तो वो किस में होता है, एनाबॉलिक पाथवे में। और कैटाबॉलिक पाथवे में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिलीजेज एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू यूजेबल एनर्जी एटीपी। तो जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, जब भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, उस एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाता है एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ एटीपी में ही एनर्जी को यूज़ कर सकती है। अब हम देखते हैं पोर्टल सर्कुलेशन में जो है क्या होता है। द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच रीचेज द लीवर थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन इज नाउ यूज्ड अप बाय द बॉडी इन फॉलोइंग वेज। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जब वो हमारे पूरा सिस्टम हो गया, जब लीवर के बाद जो है हमारी पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंचता है, तो हमारी बॉडी उसको बहुत सारे तरीक़ों से जो है यूज़ करती है। तो उसमें सबसे पहला तरीका है एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑब्टेन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्ब्स। जब भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो है मेटाबॉलिज्म होता है या डाइजेशन होता है, तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट कौन सा बचता है, ग्लूकोज बचता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो क्रेब साइकिल में जाता है। और अगर हम क्रेब साइकिल का एंड प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास क्या बचता है, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। इट मीन्स हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। तो हमें क्या होता है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं तो वो हमें आगे जाके ग्लूकोज देते हैं, और ग्लूकोज जब क्रैग साइकिल में जाता है तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इसका दूसरा जो है तरीका है जिसमें वो यूज़ करता है, वो होता है स्टोरेज प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है कार्ब्स का वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो पहले कैपिलरीज ऑफ विलाई तक जाते हैं, उसके बाद कैपिलरीज ऑफ विलाई से वो कहाँ जाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन में। और पोर्टल सर्कुलेशन के बाद जो है वो जाके हमारी लीवर और मसल में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन फेज में क्या होता है, मोनोसेक्राइड से पोर्टल सर्कुलेशन में जाते हैं, और फिर पोर्टल सर्कुलेशन से जो है एक तरफ जाके वो लीवर में स्टोर हो जाते हैं और दूसरी तरफ जाके कहाँ हो जाते हैं, मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। और मेटाबॉलिक फेज़ में क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसका ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का पूरा जो है प्रोसेस होता है। फिर दो पायरुवेट बनते हैं मोलिक्यूल, वो दो पायरुवेट कहाँ जाते हैं, क्रेब साइकिल में जाते हैं। क्रेब साइकिल में जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो वर्कआउट करता है, वो बनता है, और उसके बाद क्या होती है, एंड लास्ट एंड प्रोडक्ट हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है। और जो यहाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है वो जाके पहले लीवर में स्टोर हो जाता है, कुछ मसल्स में स्टोर हो जाता है, और जो फैट बचता है वो फैट जाके एडिपोज टिश्यूज़ में जो है स्टोर हो जाता है। अब हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन क्या होता है रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो हमें क्या क्या होता है। Carbohydrate malnutrition is such a disorder in which diet is ill balanced that it could be excess or deficiency of any particular nutrient or many nutrients।
तो कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन होता क्या है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो हमारी बैलेंस होती है डाइट जो होती है एक बैलेंस डाइट वो हम नहीं लेते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं या फिर हम जो है इतने कम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कि हमें जो है या तो हमें कोई एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिलता या फिर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें अपनी डाइट में नहीं मिलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप का है, ओवर माल न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और अंडर माल न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ओवर माल न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जो है बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे तो ज़्यादा जो फैट है हमारे एडिपोज टिश्यू में और हमारी बॉडी में जो है स्टोर होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ना ओबेसिटी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद डेंटल कैरीज, अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे तो हमें जो है डेंटल कैरीज होने का मतलब दांतों में जो है दांतों से रिलेटेड जो है हमें बीमारी होने का जो है खतरा रहता है। उसके बाद डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या पता वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ही ना हो, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क ना करे, या फिर हम कोई ऐसा जो है खाएं जो अंदर तो जैसे कि हम खाते हैं जंक फूड वगैरह, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, हमारी स्किन जो है उसमें ब्रेक डाउन होने शुरू हो सकते हैं, या फिर कोई इंटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो उसकी वजह से हमें जो है इन्फेक्शन भी हो जाता है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होती है, तो वो भी डायबिटीज़ मेलाइटस जो है हमें ओवर माल न्यूट्रिशन करने से हो सकता है। और प्री डिपोजिशन ऑफ अदर डिजीज़, जैसे कि हमें पता है कि ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी डिजीज़ को एक साथ लेके आती है, तो अगर हम ज़्यादा कार्ब्स लेंगे और हमारी बॉडी जो है ओबीज हो जाएगी तो हमें और भी जो है डिजीज़ होने का खतरा जो है बना रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं अंडर माल न्यूट्रिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है। इसमें जो है अंडर वेट हो जाता है, अगर हम ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक से न्यूट्रिएंट नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी की जो है अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी और हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, अंडर वेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिम्टम्स और मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं जब हमें माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडोसिस हो सकता है कि हमारी बॉडी में क्या पता ज़्यादा एसिड एक्यूमुलेट हो जाए और हमारी बॉडी से एसिड बाहर ही ना निकले। उसके बाद कीटोसिस हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर फैट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना हो तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, तो वो हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लूकोज की जो लेवल है हमारी बॉडी में वो कम या ज़्यादा हो सकती है, वो वेरिएबिलिटी आ सकती है। फटीग एंड डिक्रीज एनर्जी लेवल्स, अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो है टायर्ड फील करते हैं, हमें ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है नहीं होती है। उसके बाद मसल वेस्टिंग हो सकती है कि हमारी जो मसल्स हैं वो या तो बहुत, अगर हम कम खाएंगे तो या तो वो बहुत वीकन हो सकती हैं, और अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारी मसल्स जो हैं वो फुली एनर्जेटिक नहीं रहेंगी। उसके बाद अनहेल्दी वेट लॉस हो सकता है कि अगर हम ठीक से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी और हमारा जो वेट है वो लॉस होता ही जाएगा। डिहाइड्रेशन एंड रिड्यूस बॉडी सिक्रेशंस, तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हमारी बॉडी में वाटर की कमी भी हो सकती है, और जो बॉडी सिक्रेशन करती है, जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करती है, तो वो भी जो है कम हो सकते हैं। उसके बाद सोडियम का जो है लॉस हो सकता है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अच्छे से वाटर ही नहीं होगा तो सोडियम की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और सोडियम की वजह से भी जो है हमारी बॉडी में वाटर की जो है डिहाइड्रेशन मतलब हो सकता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर हम अच्छे से जो है खाना नहीं खाएंगे, अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम में जो है प्रॉब्लम आएगी, तो हम जो है डिजीज़ से घिर जाएंगे, हम जो है अपने जो हमारे डिजीज़ से फाइट करने के लिए जो सेल्स हैं वो फाइट ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्टिपेशन भी होता है, अगर हम अच्छे से खाना ही नहीं खाएंगे तो वो हमारी बॉडी उसको कैसे एक्सक्रीट आउट कर पाएगी, कैसे उसको जो है पुश आउट कर पाएगी बॉडी से, तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो होती रहती है। उसके बाद मूड स्विंग्स, अगर हमारी बॉडी में अच्छा ही नहीं होगा, एनर्जी ही नहीं होगी और बहुत सारी डिजीज़ होंगी तो मूड स्विंग्स तो होंगे ही। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर से, यानी कि डायबिटीज़ वगैरह से बचने का जो है कौन सा तरीका होता है, कैसे हम शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। तो फास्टिंग लेवल पे जो हमारी ब्लड शुगर की लेवल होती है वो नॉर्मली होती है 100 to 18 mg/ml, मतलब वो 80 to 100 mg होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम खाना खाने के बाद देखते हैं तो वो 130 to 160 होनी चाहिए, और अगर हम एवरेज निकालें तो ये अबाउट 140 mg% होनी चाहिए। उसके बाद इफ़ ग्लूकोज लेवल एक्सिस्ट 80 mg एंड इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन विच इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस,
अगर हम देख रहे हैं कि हमारी अगर नॉर्मल 100 है खाली पेट, तो अगर नॉर्मल हमारी जो है फास्टिंग लेवल 180 आती है, तो वो हम किस में काउंट करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस में। और अगर हमारी खाना खाने के बाद जो नॉर्मल होती है 140, अगर 140 में 80% और ऐड होके अगर हमारी जो है ग्लूकोज लेवल आती है, तो वो भी हम किस में काउंट करेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस में। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल अबव 140। अगर फास्टिंग जो लेवल होती है हमारी, अगर वो 140 से ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब हाई ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर जो है ज़्यादा रहती है। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से कम है, 70 mg% से कम है, तो क्या है कि ब्लड शुगर लेवल जो है लो रहती है। और कौन सा केस है ये, हाइपोग्लाइसीमिया। अब हम देखते हैं इंसुलिन का क्या वर्क होता है। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में सिक्रीट होती हैं फ्रॉम लैंगरहेंस सेल्स इन पेनक्रियाज, और जो किस में हेल्प करती है, ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, मैनेज करती है उसको। अब इसी में हम देखते हैं जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ कार्ब्स मेटाबॉलिज्म। तो जीटीटी है, पहले तो ये जीटीटी जो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ये डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली हम इसमें देख सकते हैं कि कार्ब्स से रिलेटेड हमें जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं, इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम जाता है तो वो हम देख सकते हैं, अगर ज़्यादा जाता है तो वो देख सकते हैं। या फिर एडर्नल ग्लैंड का कैंसर, यानी कि एडर्नल कोर्टिकल डिजीज़ जो होती है, हम वो भी जो है देख सकते हैं। उसके बाद इस जीटीटी टेस्ट के लिए हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, गिव हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट टू पेशेंट। पहले पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। और ये जो टेस्ट है ये 3 दिन में चलता है, 3 दिन का होता है। कीप ऑन फास्टिंग बिफोर 18 to 12 आवर्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट से 18 से 12 घंटे पहले हमें जो है कुछ भी नहीं खाना है। अप्रोक्स 12 आवर ट्रैवलिंग इवनिंग मील शुड बी गिवन। कम से कम जो है 12 घंटे पहले ही जो है एक पर्सन को जो है इवनिंग में कोई ना कोई मील दिया जाना चाहिए। आफ्टर नो फूड अलाउड यूनिट अनटिल टेस्ट इज़ ओवर। उसके बाद 12 घंटे पहले ही जो है टेस्ट के हमें जो है उन्हें देना होता है मील। उसके बाद जब तक टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता हम उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं देते हैं। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, कॉफ़ी और टी जो है इस टेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेस और कंट्रोल, मतलब स्ट्रेस कंट्रोल जो होता है वो भी जो है इस चीज़ को अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, ऑन द डे ऑफ टेस्ट, जिस दिन टेस्ट करना होता है, ऑब्टेन फास्टिंग ब्लड एंड यूरिन स्पेसिफिन एंड मार्क टाइम। फास्टिंग लेवल पे ही जो है हमें उनका ब्लड टेस्ट लेना और यूरिन टेस्ट लेना है, और उसके बाद क्या करना है, उस पर टाइम जो है मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या होता है, एडमिनिस्टर 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बाय माउथ डाइल्यूटेड विद लेमन जूस। और हमें जो है हमने सैंपल ले लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम जो है ग्लूकोज एक लेमन जूस में जो है डाइल्यूट करके हम उनको दे देंगे। और वो कैसे देना है, बाय माउथ देना है। उसके हम फिर उसके 1, 2 या 3 घंटे बाद जो है दोबारा से उनका सैंपल लेते हैं और पेशेंट को इंक्रीज़ करते हैं कि जितना हो सके वो पानी पिएं और जितना हो सके वो जो है यूरिन को एक्सक्रीट करें, जितना भी टाइम जो है जितना भी जो है रिक्वायर्ड होता है हमें सैंपल के लिए।